नमस्कार, देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली। कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा है कि पार्टी इस वक्त अपने वजूद के सबसे गंभीर संकट से जूझ रही है। इन हालात से निपटने के लिए सभी नेताओं को एक साथ आने की ज़रूरत है। जयराम रमेश ने साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस को ये चैलेंज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की तरफ से मिल रहा है। पार्टी की तरफ से फ़िलहाल हालात को संभालने की जो कोशिशें की जा रही हैं वो नाकाफ़ी हैं। ऐसा लगता है कि सल्तनत चली गई, लेकिन हम अब भी यही सोचते हैं कि हम ही सुल्तान हैं। एक सवाल के जवाब में जयराम रमेश ने कहा कि ये सही है कि कांग्रेस पार्टी इस वक्त बेहद गंभीर संकट के दौर से गुजर रही है। हालांकि 1977 से 80 और 1996 से 2004 के बीच भी पार्टी सत्ता से बाहर थी, लेकिन आज हालात वाकई बहुत गंभीर हैं। आज पार्टी अपने वजूद को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रही है। जयराम रमेश ने पार्टी लीडरशिप को चेतावनी देते हुए कहा कि वो ये ना सोचे कि मोदी सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होगी। उन्होंने कहा, हमें ये समझ लेना चाहिए कि हमारा मुकाबला जिन लोगों से है वो अलग तरीक़े से काम करते हैं। अगर हमने अपने तरीक़े को नहीं बदला और अपने रुख में लचीलापन नहीं रखा तो लोग हमें खारिज कर देंगे। उन्होंने अपनी पार्टी को नसीहत देते हुए कहा कि कांग्रेस को अब ये मान लेना चाहिए कि देश बदल रहा है। पुराने नारे और समीकरण अब काम नहीं कर पा रहे हैं। कांग्रेस के पास आज भी बहुत जन समर्थन है, लेकिन लोग अब नई कांग्रेस देखना चाहते हैं। अगर 2019 में बीजेपी को कड़ी टक्कर देनी है तो कांग्रेस पार्टी के सभी लोगों को मिलकर ताकत लगानी होगी। जयराम रमेश के इस बयान पर वरिष्ठ बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी के पास कोई नीति नहीं है, वो एक विदेशी नेतृत्व की गिरफ्त में फंसी हुई है। जयराम रमेश को चाहिए कि वो कांग्रेस के भीतर मौजूद स्वदेशी नेताओं को एकजुट करके पार्टी को नया नेतृत्व देने की कोशिश करें। देश देशांतर में आज बात इसी विषय पर। इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर CP भामरी, कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा और वरिष्ठ पत्रकार अशोक टंडन तथा मधुकर उपाध्याय। आप सभी का स्वागत है। मैं शुरुआत पवन खेड़ा साहब आपसे करना चाहूँगा कि जयराम रमेश आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, बहुत ही बेबाकी के साथ उन्होंने अपनी बातें कही हैं। कितना सहमत हैं आप जयराम रमेश के इस बयान से? देखिए, दो चीज़ें हैं। जयराम रमेश जी के पास तो वो सारे मंच मौजूद हैं, तो कई कांग्रेस वर्कर्स के पास नहीं है। उनको उन्हीं मंचों से ये बोलना चाहिए था। रही बात उन्होंने क्या बोला, उससे मैं सहमत हूं या नहीं, मुझे नहीं लगता मैं उनकी बातों से ज़्यादा सहमत हूं, क्योंकि शायद उनकी रीडिंग ही गलत है। क्रिकेट में दो तरह के लोग होते हैं, एक तो जो खेलते हैं और दूसरा जो कमेंट्री देते हैं। तो मुझे लगता है कि जो क्रिकेट खेलते हैं मैं उनकी बात को ज़्यादा गंभीरता से लूँगा बनिस्बत इसके कि कमेंटेटर्स की। जयराम रमेश जी ने, हमारे बड़े वरिष्ठ नेता हैं वो, और बहुत समझदार व्यक्ति हैं। 2004 के चुनाव से पहले भी लगभग उन्होंने इसी तरह की कुछ बातें कही थी कि अटल जी के मुकाबले का हमारे पास कोई चेहरा नहीं है, हमारी कोई नीति नहीं है, हमारे पास जीत का कोई मंत्र नहीं है। 3 महीने में नतीजा आया और जयराम रमेश जी फिर सरकार में मंत्री बने। वो अच्छा हुआ, एक अच्छे मंत्री साबित हुए। लेकिन मैं जैसा कि कहना चाह रहा हूं, भाई कौन सुल्तान है? इनको आप सुल्तान कहते हैं जो रोज जनता के बीच में जाते हैं, जो लड़ते रहते हैं, संघर्ष करते रहते हैं। तो कांग्रेस में अगर इनको सुल्तान कहा जाए तो ऐसे हम सब सुल्तान हैं। ठीक, मैं भी सुल्तान हूं कांग्रेस का। हम लड़ते हैं, आज से नहीं। इस कांग्रेस का इतिहास रहा, ये एक आंदोलन है, ये कोई पार्टी नहीं है। जो इसको पार्टी मान लेता है वो भले पार्टी का कोई कितना ही वरिष्ठ नेता हो, वो इस पार्टी का नहीं हो सकता। ये एक आंदोलन है। 135 साल पहले जब इसकी नींव रखी गई थी तब भी एक आंदोलन की वजह से रखी गई थी। और जब जब हम ये रास्ता भटक जाते हैं कि ये आंदोलन है और पार्टी नहीं है, तो कांग्रेस को शिकस्त मिलती है। एक बात और कुर्बान साहब, जबकि मुझे मौका मिला है तो मैं बोल दूं कि कोई भी संस्था हो, संगठन हो, उसको हर 10-15 साल में नई पीढ़ी क्या चाहती है उसको रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। और कांग्रेस ने हर बार ये किया है, आज से नहीं, 135 साल की उसकी जो इतिहास देखिए, हर बार ये किया है और कोई नई बात नहीं है। अब भी वही हो रहा है। मौका मिला है कि हम अपना मैसेज क्या है उस तरह से पैकेज कैसे कर सकते हैं, क्योंकि एक नया भारत जो 21वीं शताब्दी का राजीव जी जिसको कहते थे, वो भारत वो हमारे सामने है, जिसमें टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा रोल है। कांग्रेस को उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना है, हर स्तर पे करना है, जो हो रहा है। ठीक, मुझे नहीं लगता कि मैं उनकी रीडिंग से बहुत ज़्यादा सहमत हूँ। माफ़ कीजिएगा, मैं बहुत ज़्यादा असहमत हूँ उनकी बात से। चलिए आप रहे, मैं आता हूँ आपके पास में। अशोक टंडन साहब, आप जयराम रमेश के इस बयान को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि लग ये रहा है कि काफ़ी बेबाकी के साथ उन्होंने बातें कही हैं और ये कहा है कि पार्टी आज वाकई एक गंभीर संकट के दौर से गुजर रही है। वो पार्टी जो 410 सीटें एक ज़माने में जीत के आई थी 84 में, वो 44 पे पहुंच गई और राज्यों में भी लगातार
उसका वर्चस्व खत्म होता जा रहा है? देखिए, जयराम रमेश बहुत ही एक सुलझे हुए व्यक्तित्व हैं और उन्होंने ये जो बात कही है बहुत सोच समझ कर कही है। मैं समझता हूँ उनकी सारे बयान में जो निचोड़ ये है कि पहली बात, कांग्रेस शुरू से ही, चाहे आप 67 के समय देखें जब गैर कांग्रेसी सरकारें बने, फिर 77 देखें जब गैर कांग्रेसी सरकार बनी, तो सचमुच में कांग्रेस इसका इंतज़ार करती थी कि ये गलती से विपक्ष के कुछ पार्टियां सत्ता में आ गई हैं और ये ज़्यादा दिन चलेंगी नहीं और लोग हमको वापस लाएंगे, और ये हुआ भी। और इसी गलतफहमी में कांग्रेस के नेतृत्व ने उस समय से लेकर अब तक कभी ज़मीनी राजनीति नहीं की, विपक्ष की राजनीति नहीं की, और सदा इस बात का इंतज़ार किया कि कब ये गैर कांग्रेसी पार्टियां सत्ता से अपने आप बाहर हो और लोग हमको लाएंगे, और ऐसा होता बाय डिफ़ॉल्ट, और ऐसा हुआ। इसके लिए उन्होंने इस तरफ इशारा किया है कि भाई अब राजनीति बदल चुकी है, अब आप दूसरे के गलतियों के दम पर फिर से सत्ता में आने की जो सोच लगा कर बैठे हैं वो गलत है। पहला इशारा उन्होंने इस ओर किया है, मैं समझता हूँ कोई इसमें गलत बात नहीं। दूसरा, उन्होंने जो आज की मौजूदा हालत पर बात कही है, देखिए वो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि सबको एकजुट होकर चलना चाहिए और समय बदल गया है, हमें राजनीति बदलनी है। देखिए, सीधा सीधा वो हमला तो नहीं कर रहे, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व पर वो सवालिया निशान लगा रहे हैं कि आज की राजनीति में नरेंद्र मोदी, अमित शाह 24/7 के पॉलिटिशियन हैं, और आपका नेतृत्व जो है वो उस समय की राजनीति कर रहा है। देखिए, माफ़ कीजिएगा, 2 टर्म की जो यूपीए की राजनीति रही वो लेट बैक राजनीति थी। सत्ता पक्ष भी बहुत ही इत्मीनान से राज कर रहा था और विपक्ष भी अपना आराम से रूटीन में जितना विपक्ष का काम करता था। आज सत्ता पक्ष इस तरह से प्रोएक्टिव राजनीति कर रहा है, तो विपक्ष जो है वो अगर ये सोचकर बैठेगा तो बिल्कुल ठीक इशारा कर रहे हैं कांग्रेस के, और वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के ओल्ड गार्ड पर भी हमला कर रहे हैं। और मैं मानता हूँ, मुझे लगता है वो ये भी इशारा कर रहे हैं कि अगर आपने राहुल गांधी को नेतृत्व देना है, वो बोलते हैं मुझे लगा 15 में मिलेगा, 16 में मिलेगा, 17 में, तो वो ये भी इशारा कर रहे हैं कि भाई आप नेतृत्व परिवर्तन करना है तो करिए, उसके हाथ में कमान दीजिए, तो तब जाकर राहुल गांधी की परीक्षा होगी। सीपी भामरी साहब, आपने भी कांग्रेस पार्टी को लंबे समय तक देखा है, आपने उस पर टीका टिप्पणी भी की है, किताबें भी लिखी हैं। आप जयराम रमेश के इस बयान को कांग्रेस पार्टी के आज के संदर्भ में किस रूप में देखते हैं? एक चेतावनी ठीक दी है कि आज कांग्रेस का जो मुकाबला है वो बहुत ही दिग्गज नेताओं से है। मोदी और शाह ये बहुत अलग किस्म के नेता हैं और उन्होंने अपना एक मॉडल कंट्री की पॉलिटिक्स में रखा है, और वो मॉडल कांग्रेस को समझ नहीं आ रहा। ये चेतावनी बहुत ठीक है, लेकिन जो वो सॉल्यूशन बतला रहे हैं उसमें वो खुद इस चेतावनी को कमज़ोर कर रहे हैं। उनका सॉल्यूशन ये है कि कलेक्टिव लीडरशिप कांग्रेस में होनी चाहिए और नए तरह के प्रोग्राम जनता के सामने रखने चाहिए। तो जहाँ तक कलेक्टिव लीडरशिप का सवाल होता है, उसका भी एक लीडर होता है, जिस लीडर की अपनी पार्टी में छाप हो और जिस लीडर की देश में एक मान्यताएं हों और देश उसको माने कि ये हमारा लीडर है इस पार्टी का, लेकिन लीडर है। तो वो लीडर सिर्फ सोनिया गांधी हैं। अगर सोनिया गांधी ये खुद समझती है कि अपने सेहत की वजह से वो उतना भार नहीं संभाल सकती, वो राहुल गांधी को ताजपोशी कर सकती हैं, लेकिन राहुल गांधी को भी नेतृत्व की योग्यता दिखानी पड़ेगी, क्योंकि कलेक्टिव लीडरशिप को साथ लेके चलना जी, उनको आगे करना, पीछे करना जी, उनसे क्या उनसे संघर्ष करवाने हैं, ये सब लीडर ही तय करता है। ठीक है, आप रहे प्रोफेसर भामरी। मैं आता हूं आपके पास में दोबारा। मधुकर उपाध्याय साहब हमारे साथ हैं। मधुकर जी,
आपने भी लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी को कवर किया है, उसके बारे में उसका विश्लेषण भी किया है, लेख भी लिखे हैं। आज जो सूरत हाल है और उसकी तरफ अगर जयराम रमेश ने ये इशारा किया है तो इसमें गलत क्या है? देखिए, मुझे लगता है कि जयराम रमेश ने जो कहा उससे असहमत होना मुझे मुश्किल लग रहा है। आप उसको कैसे स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे, ये आप अपने आपका क्या हशर होने वाला है वो सोच लीजिए, उसके बाद आप उससे सहमति असहमति व्यक्त करिए। क्योंकि जयराम रमेश जो बात कह रहे हैं वो कांग्रेस के खिलाफ कह रहे हों, मैं ऐसा नहीं मानता। वो कांग्रेस के उसी लीडरशिप में एक संभावना ढूंढ रहे हैं। और एक समस्या जो जयराम रमेश के बयान से दिखाई देती है वो ये कह रहे हैं कि एक और तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे फुल टाइम लीडर हैं और एक और कांग्रेस पार्टी है जिसके सारे लीडरान या अधिकतर लीडरान पार्ट टाइम हैं। तो पार्ट टाइमर्स फुल टाइमर्स से मुकाबला नहीं कर सकते, इसका उनको एक थोड़ा सा मलाल दिखता है, उनको दुख दिखता है। और मुझे लगता है ये भी बात वो कांग्रेस के हक में ही कह रहे हैं। तो जयराम रमेश को एंटी कांग्रेस कह देना या ये कहना कि वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं या उसमें कोई संभावना कांग्रेस के लिए कोई बचती ही नहीं है, ऐसा नहीं है। उनको दूसरे ढंग से पढ़ने की ज़रूरत है। और कांग्रेस अगर अपनी पार्ट टाइमर्स की समस्या हल कर ले तो शायद वो फुल टाइमर्स के मुकाबले खड़ी हो सकती है। वैसे उसकी संभावना अभी जो सूरत हाल है बहुत कम दिखाई देती है। पवन खेड़ा साहब, आपने सुना पैनलिस्ट को, सबने ये बात कही है, कोई इसमें कांग्रेस के विरोध की बात नहीं नज़र आ रही, बल्कि एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, एक आत्ममंथन और एक आत्मचिंतन की बात है कि आज पार्टी जहां आ गई है, अगर उसे 2019 के चुनाव में अपने आप को विकल्प के तौर पे पेश करना है तो कुछ ओवरहॉलिंग करनी पड़ेगी। और राहुल गांधी जी को लेकर के जो ये लगातार चल रहा है सिलसिला कि 2015 से हम सुनते आ रहे हैं वो अब अध्यक्ष होने वाले हैं, वो अब होने वाले हैं, वो कब होंगे कोई नहीं जानता। कुर्बान अली जी, पहले तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि जयराम रमेश जी का ऑडियंस कौन था। पार्टी के लीडरान थे और हम सब वर्कर्स थे तो वो पार्टी के मंच पे बोलते। तो खैर जो भी उनकी इंटेंशन होगी उसमें मैं नहीं ज़्यादा तवज्जो देना चाहता। लेकिन ये पार्ट टाइम और फुल टाइम का मसला नहीं है, बात है एक विचारधारा की लड़ाई है। और इंट्रोस्पेक्शन जो है वो प्राइवेटली किया जाता है और एक्शन जो है वो पब्लिकली दिखता है। मुझे लगता है अब ये तमाम लीडर जो बाहर आके बोलते हैं, माफ़ कीजिएगा मैं कांग्रेस का हूं लेकिन फिर भी बोल रहा हूं इन सब के लिए, उनको बोलना तो घर में चाहिए और बाहर काम दिखाना चाहिए कि भाई हम कलेक्टिव लीडरशिप या हम जो भी चेंजेस ला रहे हैं अपनी पार्टी में वो ये हैं, मेरा ये योगदान है। जैसे मैं अभी एक प्रवक्ता हूं तो मेरा ये योगदान है। मैं प्राइवेटली घर में क्या बोलता हूं, अपनी लीडरशिप से मैं कैसे क्या मुखातिब होता हूं, क्या मुद्दे उठाता हूं, वो मेरे और उनके बीच की बात है। तो इसलिए ये जो बातें कहनी है ये एक जर्नलिस्ट कहता है समझ में आती है, ये भामरी साहब कहते हैं, मधुकर जी कहते हैं, टंडन साहब कहते हैं, बिल्कुल समझ में आती है क्योंकि ये एक न्यूट्रल निष्पक्ष ऑब्जर्वर्स हैं। लेकिन जो व्यक्ति खुद हाईकमान है, वो हमारे टॉप लीडरशिप में एक हैं, वो सलाह देते हैं, वो नए नए नोट्स बना के देते हैं नेतृत्व को, आज से नहीं कई सालों से दे रहे हैं, तो वो एक नोट बना देते। मुझे ये नहीं समझ में आया कि ये तमाम सुझाव पब्लिकली देकर वो क्या साबित करना चाहते हैं। आपको एतराज इस बात पे है कि वो पब्लिकली क्यों कह रहे हैं, उन्हें ये प्राइवेटली कहना चाहिए था, लेकिन बात सही कह रहे हैं। और सुझाव क्या है इसमें कुर्बान जी? जी नहीं, सही और गलत तो खैर वो मैं क्यों उसमें पढ़ूंगा। सुझाव है कुछ ठोस बात करें कि ये सुझाव है, ये नंबर 1 स्टेप है, ये नंबर 2 स्टेप है, ये 6 कदम आप उठा लीजिए पार्टी संवर जाएगी, ये होता है। अगर मैं अपनी संस्था अपने पार्टी को अपना मानता हूं तो मैं वो सुझाव अपने नेतृत्व को दूंगा कि भाई ये 4-5 कदम उठा लें, मुझे लगता है इससे पार्टी का कुछ फायदा होगा। वो होता है एक कंस्ट्रक्टिव सजेशन। जी शुभ टंडन साहब, कांग्रेस पार्टी कहाँ लैग कर रही है? क्योंकि 10 साल आपने कहा कि वो सत्ता में रहे, लेकिन उस 10 साल में भी पहली बार आप कह सकते हैं कि वो बाय डिफ़ॉल्ट आ गए, लेकिन 2009 में तो वो अपनी कारकर्दगी पे दोबारा वापस आए और अपोजिशन कोई था नहीं। तो उसके बाद में क्या कारण रहे कि कांग्रेस पार्टी आउट ऑफ पावर हो गई और उस जगह पे आ गई कि जब कभी इतिहास में इतने कम नंबर पे नहीं आई थी? देखिए, अगर हम 2014 के आगे की बात करें जी, तो जो भूमिका विपक्ष में कांग्रेस को निभानी चाहिए थी वो उसमें पूरी तरह से कामयाब नहीं हो रही है।
उसके पीछे जो कारण हैं उनमें 2-3 कारण ये हैं कि एक तो नेतृत्व के बारे में जो अभी हम बात कर रहे हैं, ये असमंजस की बात बनी हुई है, वो भी कांग्रेस में कहीं ना कहीं दुविधा पैदा कर रही है। और दूसरी ओर ये हो रहा है कि अगर राहुल गांधी को नेतृत्व दिया जाता है तो क्या वो सक्षम होंगे, और दूसरा वो जिस तरह का एक जिसको कहते हैं जनरेशनल गैप लाना चाहते हैं, उसका भी विरोध कहीं ना कहीं ओल्ड गार्ड्स कर रहे हैं। तो इस दुविधा में से कांग्रेस ने पिछले 3 साल में जो उसको एक विपक्ष वाली भूमिका करनी चाहिए थी, और ख़ास तौर से एक बात जो मैं अभी पढ़ रहा था कहीं, कांग्रेस में ये एक फीलिंग है कि जिस दिन राहुल गांधी क्लिक करेंगे उस दिन हम उनको नेतृत्व सोचेंगे। अब हो क्या रहा है, चुनाव एक के बाद हारने से उनको लगता है भी अगर इस तरह की परिस्थिति में नेतृत्व परिवर्तन होता है तो फिर तो राहुल बिल्कुल ही क्लिक नहीं कर पाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि अगर केवल चुनाव जीतना ही इसका एक लक्षण है, तो आने वाले जितने भी चुनाव हैं, चाहे वो हिमाचल हो, कर्नाटक हो, और उसके बाद फिर गुजरात हो, और या फिर अगले साल मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ हो, इन सभी चुनावों में कांग्रेस और भाजपा का सीधा मुकाबला होने वाला है। और इसमें सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने हिमाचल और कर्नाटक है, क्योंकि वहाँ पर वो सत्ता में है। तो अगर चुनावी दांवपेच और जीत ही एक तरह की सिंबल है, तो इन 5-6 चुनाव में अगले 2 साल में कांग्रेस बीजेपी आमने सामने होने वाली है। तो इस चुनौती को अगर कांग्रेस स्वीकार करती है और हिमाचल, कर्नाटक को वो अपने कब्जे में रखती है और इसी को क्लिक करना कहते हैं, तो हो सकता है कि राहुल की ताजपोशी इन 2 चुनाव तक टाल दी जाए। लेकिन मैं समझता हूं कि जो बात आपने मुझसे पूछी कि जब तक कांग्रेस में एक समस्या रही है, कांग्रेस के नेतृत्व ने कभी विपक्ष की राजनीति जमीनी स्तर पर नहीं की। इंदिरा गांधी केवल 2-2.5 साल सत्ता से बाहर रही, उन्होंने पूरी कोशिश, बेलची वो हाथी पर बैठकर गई। इस तरह के जो उन्होंने जोखिम उठाए और जनता में विश्वास पैदा किया, वो आज का नेतृत्व कर नहीं पा रहा है, जिसके कारण कांग्रेस में एक बड़ी निराशाजनक परिस्थिति बनी हुई है। और ऐसे में उसमें से उभरना पड़ेगा, क्योंकि लोकतंत्र में 1-2 पार्टी चाहिए। नहीं तो देखिए, अगर कांग्रेस हटती जा रही है तो एक तरह से क्षेत्रीय दल हावी हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ लोकतंत्र में कांग्रेस और भाजपा 2 अगर नेशनल पार्टी रहेंगी तो अच्छा लोकतंत्र बनेगा, स्वच्छ लोकतंत्र की परंपरा बनेगी। जी मधुकर जी, कितना सहमत हैं आप जो अशोक टंडन साहब कह रहे हैं, और कांग्रेस के रिवाइवल की क्या शर्त और संभावना है? देखिए, शर्त और संभावना की बात ना करिए, लेकिन मैं एक दूसरी चीज़ कहना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये पूरा और चुनाव में वाली राजनीति में हमेशा जी ये खेल छवियों का रहा है, इमेज का रहा है, ये व्यक्ति का रहा ही नहीं कभी। अब आप देखिए कि जो एक छवि है, एक तरफ एक बाहुबली है, एक महाबली हैं जो सब कुछ कर सकते हैं, दुनिया बदल सकते हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। दूसरी ओर जो है वो छवि जानबूझकर या जिस तरह भी वो बताया जाता है कि वो बिल्कुल समझदार नहीं है, बिल्कुल उनको कुछ नहीं आता है और कुछ भी नहीं कर सकते हैं, उनके करने से कुछ होगा ही नहीं। तो ये जो छवि है, क्योंकि व्यक्ति चाहे जितना बड़ा हो जाए, अगर बहुत होगा 6 फुट 6.25 फुट का हो जाएगा, लेकिन उसकी छवि 100 फुट 200 फुट 300 फुट की हो सकती है। आप लड़ छवि से रहे हैं, और छवि से लड़ने के लिए आपको अपनी छवि पर ध्यान देना पड़ेगा, उस पर जोर देना पड़ेगा। जो ज़मीनी लड़ाई की बात अशोक टंडन जी कह रहे हैं कि कांग्रेस विपक्ष की राजनीति कर ही नहीं रही थी, एकदम अरसे से नहीं कर रही थी और अब भी नहीं कर रही उस तरह से, वो सही है, क्योंकि छवियां ज़मीन पर बनती हैं, छवियां हवा में नहीं बनती। प्रोफेसर सीपी भामरी, आपकी नज़र में कांग्रेस पार्टी के रिवाइवल का क्या सॉल्यूशन है? कोई फॉर्मूला है आपके पास कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी वापस एक मेन स्ट्रीम पार्टी बने और एक ऑल्टरनेटिव देने की बात करे और लोग उस पर यकीन करें? कांग्रेस पार्टी को अपनी आइडियोलॉजी पर विश्वास होना चाहिए। यही एक पार्टी है जो समाज के हर वर्ग को आगे लेकर चलती है। इसको डंके की चोट पे एक एक गांव में, एक एक शहर में जाके कहना चाहिए। दूसरा, यही एक पार्टी है जो गरीबों के लिए है, जो फार्मर्स के लिए है,
जो वर्कर के लिए है। ये जो दो बुनियादी चीज़ें हैं जो कांग्रेस के, ये जब तक कांग्रेस की ऑर्गेनाइजेशन, कांग्रेस की लीडरशिप, कांग्रेस के वर्कर्स खुल के आगे नहीं आएंगे, लोगों को ये नहीं कहेंगे कि हम इस सरकार के क्यों खिलाफ हैं, हम विरोध में क्यों हैं। हम विरोध में इसलिए हैं कि हमारी मान्यताएं बिल्कुल अलग हैं, हम अलग किस्म की पार्टी हैं, हम धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करते हैं, हम गरीबों के वेलफेयर में विश्वास करते हैं, फार्मर्स में विश्वास करते हैं, हम उनके साथ संघर्ष करने को तैयार हैं, हम कर भी रहे हैं। हम हर अत्याचार के खिलाफ जो माइनॉरिटी के खिलाफ होता है या गरीब के साथ होता है या दलित के खिलाफ होता है, हम उससे खड़े होते हैं उसके साथ। ये विश्वास जब लोगों में आएगा तो कोई कांग्रेस को नहीं रोक सकता। कांग्रेस वालों को अपनी इस आइडियोलॉजी में विश्वास कम होता जा रहा है। इसका उदाहरण ये है कि जब A.K. एंटनी ने 2014 की रिपोर्ट सबमिट की कि कांग्रेस क्यों हारी, वो इतनी गलत रिपोर्ट थी, इतनी बेकार की रिपोर्ट थी कि साहब वोटर हमको समझते हैं हम हिंदुओं को प्रमोट कर रहे हैं। ये नॉनसेंस है। लोग ये नहीं समझते हैं। लोग ये समझते हैं कि क्या आप नया भारत धर्मनिरपेक्षता के आधार पर बनाना चाहते हैं या आप एक दूसरे को लड़वाना चाहते हैं। ठीक है। तो जब कांग्रेस ये बार बार कहेगी कि हम एक दूसरे को लड़वाना नहीं चाहते और दूसरा हम न्याय चाहते हैं, हमारा संघर्ष न्याय के लिए है, जी, यही इंदिरा गांधी ने किया था। ठीक है, तो लेसन सीखे। जी। पवन खेड़ा साहब, मेरे ख्याल में इससे तो आप सहमत होंगे, जो प्रोफेसर भामरी कह रहे हैं वो तो ये कांग्रेस के एक वेल विशर होने के नाते से सारी बातें कर रहे हैं। बहुत संक्षेप में। नहीं, भामरी साहब की बिल्कुल काफ़ी बातों से मैं बहुत ज़्यादा सहमत हूं कि कांग्रेस को अपनी जड़ों पे वापस जाना पड़ेगा और जिन मुद्दों से की वजह से कांग्रेस की पहचान बनी और इतने साल जनता ने उसे चुना, उन मुद्दों को नज़रअंदाज तो किया नहीं जा सकता। ये ज़रूर हो सकता है कि कुछ, जैसा कि मैंने पहले कहा, पैकेजिंग में कोई कमी रही हो। और आज अभी एक और प्रवक्ता कह रहे थे कि छवि की बात है, बिल्कुल सही बात है, जिसको अंग्रेजी में परसेप्शन भी कहें, इमेज परसेप्शन की बात कहें, जो टूल्स ऑफ परसेप्शन है वो कुर्बान जी बहुत बदल चुके हैं। उन टूल्स से अब हमें वाबस्ता होना पड़ेगा और उन टूल्स को अच्छी तरह से इस्तेमाल करना पड़ेगा। जो बीजेपी है उन टूल्स ही के सहारे से, आप देखिए एक वक्त में 10-10 लाख व्हाट्सएप मैसेजेस, सच झूठ अफवाहें जो भी हो, उसमें नहीं जाना चाहता मैं, वो भी करते हैं। कम से कम हमारा सच को हम कान में क्यों बोलें, वो झूठ इतना तेज चिल्ला के बोल रहे हैं और अपना सच हम दब के बोल रहे हैं। ये हमारे में बहुत बड़ी कमी है जिसको दूर करना होगा। ठीक है अशोक टंडन साहब, बहुत संक्षेप में कि आपकी अंतिम टिप्पणी कि कांग्रेस के जो अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही है उसका क्या भविष्य आपको नजर आता है। देखिए, वजूद की लड़ाई तो है, क्योंकि लगातार हार पर हार होना और फिर विपक्ष की राजनीति ज़मीनी स्तर पर न कर पाना और नेतृत्व के मामले में असमंजस की स्थिति बनी रहना, अगर ये चलता है और आने वाले, जैसे मैंने 5-6 चुनाव की बात की है, अगर इनमें ये बीजेपी को कहीं पर भी मात नहीं दे सकते हैं तो मैं समझता हूं जो आज जयराम रमेश ने कहा है वही होने वाला है। मधुकर उपाध्याय साहब, देखिए, एक जो स्थिति है उसमें जिस इमेज की बात कर रहा हूं मैं, उसके हिसाब से ये माना जाता है कि एक और भारतीय जनता पार्टी है और उसका नेतृत्व है जो अपराजय है। वो किसी भी राज्य में, किसी भी देश के किसी हिस्से में चुनाव लड़ेगा, वो जीत के आ जाएगा, आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन उसका एक उलट उदाहरण बिहार है, जहां आपने देखा कि सारे लोग अगर इकट्ठा हुए, विभिन्न राजनीतिक दल इकट्ठा हुए और विरोध में एक साथ खड़े हुए तो बीजेपी हारी। तो अपराजयता भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, वो पराजित हो सकती है, लेकिन उसके लिए विपक्ष का मजबूत होना, विपक्ष का एक साथ होना और एक साथ खड़ा होना उतना ही ज़रूरी है जितना वो छवि तोड़ना है कि हम हैं, हमसे कुछ नहीं होने वाला है और अगला चुनाव या उसके अगला चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी ही जीतने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया मधुकर उपाध्याय, अशोक टंडन साहब, प्रोफेसर सीपी भामरी और पवन खेड़ा साहब इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जयराम रमेश ने बहरहाल
पार्टी की एक कमी की तरफ इशारा किया है और इसमें कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस पार्टी इस वक्त अपने इतिहास के सबसे गंभीर संकट के दौर से गुजर रही है। वो कैसे इस संकट से उबर पाती है, ये कांग्रेस पार्टी को तय करना है। बहरहाल देश देशांतर में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।